Our next question is write down the characteristics of the philosophical approach. First, इसका features, emphasis on the values then on facts. We have already understand and read that the philosophical approach emphasizes on the values. Emphasis on the values then on facts. The supporter of the philosophical approach lay more emphasis on the values than on facts. They are more concerned with the fact that what should be an ideal state, etc. Second point, concerned with the future. The supporter of the philosophical approach are more concerned with the future than the present, and they are more concerned what ought to be. It means they are not satisfied with the present form of the institution. Based on the presumption, the supporter of the philosophical approach have certain presumption in their mind and want to be build future on the basis of this presumption. Fourth, deductive method. The supporter of philosophical approach have made use of a deductive method. They draw some conclusion on the basis of hypothesis and try to reach up to the ultimate truth. Once again, फर्स्ट इसका फीचर्स है कि वो फैक्ट्स के रियलिटी को ध्यान में नहीं रखते, जस्ट वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हैं कि नहीं ये सरकार जैसे डेमोक्रेसी रूप है यही अच्छा है, ठीक है, राजा ऐसा ही होना चाहिए, लोग ऐसे ही होने चाहिए, यानी कि जी कुछ एम्फेसिस जो वैल्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं कि आइडल, जैसे वो सोचते हैं कि आइडल स्टेट ऐसा होना चाहिए। सेकंड, ये प्रेजेंट को कभी भी ध्यान में नहीं रखते, हमेशा फ्यूचर की बात करते रहते हैं। इट मीन्स ये है कि जो प्रेजेंट का टाइम का जो स्टेट है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं। रीज़न ये भी है कि जब प्लेटो अरिस्टोटल आया था, ठीक है, सुकरात आए थे, तब क्या हुआ था कि ग्रीक समय में कि उस टाइम डिक्टेटरशिप ज़्यादा छा गई थी। तो प्लेटो वो उस राज से जो, क्योंकि पहले वो ग्रीक था, ग्रीक राज था, तो उस टाइम रोम वाले लोग थे उन्होंने राज ऊपर कर लिया था, उसे कब्जे में ले लिया था ग्रीक को। तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे कि कोई दूसरे देश का राजा किसी पर कैसे कोई अधिकार जमा सकता है। तो वो सोचते थे नहीं, आइडल स्टेट होना चाहिए, उसमें सभी लोग खुश होने चाहिए, सभी को इक्वालिटी जस्टिस मिलना चाहिए, राजे को लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये वो इट मीन्स प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट स्टेट के बारे में वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते थे। थर्ड है कि बेस्ड ऑन द परसेप्शन, उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना ली थी कि हाँ भी ऐसा हमारा राज, हमारा देश होना चाहिए, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि वो ग्रीक के मैक्सिमम जो फिलोसफर थे, अरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात वगैरह, तो उस पर रोम राज वालों ने राज कब्जा कर लिया था। तो वो सोचते थे कि नहीं भी हमारे जो ग्रीक स्टेट है वो ऐसी होनी चाहिए, एक परसेप्शन वगैरह उन्होंने क्रिएट कर ली थी। फिर एक चीज़ और है कि वो डिटेक्टिव मेथड अपनाते हैं। डिटेक्टिव मेथड होता है बेटा कि पहले वो अपने माइंड में एक थ्योरी क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो थ्योरी क्रिएट करते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी स्टेट सबसे अच्छी है, ठीक है, देन उस पर प्रोड्यूस करेंगे, उसे लागू करेंगे, उसके बाद वो कंक्लूजन निकालेंगे। पहले थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं, ड्रा सम कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, देन ट्राई टू रीच टू अल्टीमेट ट्रूथ, फिर वो सच्चाई के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये था डिटेक्टिव मेथड। तो इसके ऑपोजिट जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या होता है कि वो थ्योरी पर नहीं जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लो कि मैं अपने देश में कोई नई नीति, नया रूल रेगुलेशन, कानून बनाना चाहता हूँ अपने देश के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी देशों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के देशों का जो लॉ एंड ऑर्डर, उससे सर्वे करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, देन उसे जनरलाइजेशन करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि हाँ कौन सी थ्योरी किस देश में कैसे माहौल में सबसे ज़्यादा सूटेबल है, फिर उसे लागू करूँगा, फिर थ्योरी क्रिएट करूँगा। यानी कि डिटेक्टिव मेथड सबसे पहले थ्योरी लागू करता है, लेकिन इंडक्टिव मेथड इसके ऑपोजिट वगैरह, तो वो डिटेक्टिव मेथड को अपनाते
थे। आई होप जी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।